हाय एवरीवन, मैं नेहा गुप्ता आप सभी का अपने चैनल स्टडी मेट नेहा पर स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ आज आप सभी के लिए इंडियन पॉलिटी की क्लास 3 लेके। फ्रेंड्स, जो अभी 2 दिन से हमने क्लास 1 एंड क्लास 2 में डिस्कस करा है, उसमें हमने इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जनरल एक मीनिंग डिस्कस करा है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम और डिटेल में चीज़ों को डिस्कस करेंगे। कल हमने कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करा कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स क्या होते हैं एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी ज़रूरत हमें क्यों होती है। आज की जो वीडियो मैंने बनाई है इसमें आज हम ये डिस्कस करेंगे कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पीछे की स्टोरी क्या है, स्टोरी एज इन कि क्या क्या डिफरेंट टाइम्स पर डेवलपमेंट हुई जिससे जो आज हमारे सामने एक कॉन्स्टिट्यूशन है वो तैयार है। तो इस टॉपिक को हम कहते हैं हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स एंड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब यही होता है धीरे धीरे डेवलपमेंट्स होना, एडिशंस होना, जिससे आपके पास एक फाइनल रिजल्ट आता है। सबको पता है इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी थी। ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर बहुत सालों तक राज करा है एंड जब वो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने वेरियस लेजिस्लेशंस लेकर आए, वो अलग अलग तरीके के उन्होंने लॉज बनाए, एक्ट्स निकाले एंड आज भी जो हम कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं हमें उसमें बहुत सारी चीज़ों की झलक दिखती है जो कि उन्होंने पहले अडॉप्ट करी थी। तो अब हम उन्हीं एक्ट्स को पढ़ेंगे। तो जो आज हम डिस्कस करेंगे वो हम सिर्फ और सिर्फ 4 एक्ट्स को डिस्कस करेंगे। वैसे तो ब्रॉडली 9-10 एक्ट्स है जो यूपीएससी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, बट वीडियो को छोटा रखने के लिए ही एंड अटेंटिव रखने के लिए मैं एक दिन में 3 से 4 एक्ट को डिस्कस करूंगी। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1833 एंड चार्टर एक्ट 1853। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली इंट्रोडक्टरी लाइन जो मैंने इस बोर्ड पर लिखी है वो ये है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कल्मिनेशन ऑफ वेरियस colonial legislations and initiatives taken during the freedom struggle। यही हमने डिस्कस करा अभी वीडियो के स्टार्ट होते ही कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसका रिजल्ट है, जो भी पास्ट में कॉलोनियल लेजिस्लेशन हुई उसका, प्लस जब इंडियन फ्रीडम मूवमेंट था वहाँ पर उस टाइम पर जो इनिशिएटिव्स लिए गए और उसका रिजल्ट है। तो ये इन दोनों चीज़ों को मिलाकर ही आज जो हम एक प्रोडक्ट देखते हैं वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला अब हम डिस्कस करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773। फ्रेंड्स, आज आपके बोर्ड बहुत ज़्यादा भरा हुआ दिख रहा है बट इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि आप इसमें से कुछ भी कट शॉर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773, इट वॉज पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है ना कि कोई भी एक्ट है तो वो पास किसने करा है। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास करा। एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, लाइन वाइज उनको सेग्रीगेट करते जाएंगे। फिर ये पता चल गया हमें कि उसको पास किसने करा था। अब कोई एक्ट अगर पास हो रहा है तो उसका मोटिव भी तो होगा ना। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था उसका मोटिव क्या था, टू रेगुलेट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ठीक है। अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर आपको पता है बहुत सारी प्रेसिडेंसीज भी थी जिसमें मेजर थी बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था उसका मेजर एक आप कह सकते फोकस था बंगाल के ऊपर। एंड जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया उसको किस नज़र से देखा गया कि ये सबसे पहली इंटरवेंशन थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की इन द मैटर्स ऑफ कंपनी अफेयर्स। इट वाज द फर्स्ट इंटरवेंशन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द कंपनीज टेरिटोरियल अफेयर्स। उसके बाद आप ये देखेंगे कि जो फोर्ट विलियम का, जो कि बंगाल में है, जो गवर्नर जनरल था, उसको सुपरवाइजरी पावर्स दे दी गई किसके ऊपर, बॉम्बे एंड मद्रास के ऊपर।
इसकी पावर्स को इस एक्ट में इंक्रीज कर दिया गया। उसके बाद आप ये देखेंगे कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसको 4 मेंबर काउंसिल बना दिया गया। ओके, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसको 4 मेंबर बॉडी बना दिया गया। एंड जो गवर्नर जनरल था उसके पास कास्टिंग वोट की पावर थी, वीटो वोट की पावर नहीं थी। ओके, देन आप लास्ट में देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसी एक्ट के दौरान, इसी एक्ट के तहत कैलकाटा में सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश करा गया जिसमें 4 इंग्लिश जजेस थे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से एक बार समराइज कर लेते हैं कि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास करा था टू रेगुलेट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर उनका फोकस था, उससे भी ज़्यादा फोकस जो उनके टेरिटोरियल अफेयर्स थे, बंगाल एक स्पेसिफिक रीजन था जहाँ पर उन्होंने ज़्यादा फोकस करा। उसके बाद जो फोर्ट विलियम जो कि बंगाल में है, वहाँ पर जो गवर्नर जनरल थे उनको सुपरवाइजरी पावर्स दी गई किन 2 प्रेसिडेंसीज के ऊपर, बंगाल मद्रास एंड बॉम्बे के ऊपर। उसके बाद you saw that governor general and council was a made of 4 member body, but जो गवर्नर जनरल थे उनके पास वीटो पावर नहीं थी, उनके पास सिर्फ और सिर्फ कास्टिंग वोट पावर थी। एंड लास्टली यू सी दैट अ सुप्रीम कोर्ट वाज सेट अप इन कैलकाटा विद 4 इंग्लिश जजेस। ओके, ये जो सारे बोर्ड की फोटो है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड कर दूंगी सो दैट यू आर एबल टू मेक योर शॉर्ट नोट्स। उसके बाद आ जाते हैं हम आज के डिस्कशन के सेकंड एक्ट के ऊपर जो कि है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। जो पिट्स इंडिया एक्ट है वो एक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के नाम के ऊपर रखा गया था जिसका नाम था विलियम पिट द यंगर। ओके, और ये इसलिए बनाया गया था, लाइक आपको पता है कोई भी चीज़ बिल्कुल परफेक्ट तो होती नहीं है, हर किसी चीज़ में कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स तो होते ही है। तो अभी जो हमने पहला एक्ट देखा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, तो जो पिट्स इंडिया एक्ट है 1784 का, वो ये कहता था कि वी आर एड्रेसिंग द डिफेक्ट्स दैट आर देयर इन द एक्ट ऑफ 1773। मतलब जो भी कमियाँ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में रह गई थी वो 1784 का एक्ट आया ठीक करने के लिए। फिर इसमें इम्पोर्टेंट क्या है देखना कि जो पिट्स इंडिया एक्ट है 1784 उसने डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल एस्टैब्लिश करा। डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल का मतलब ये है कि जो सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके पास सारी पावर्स नहीं रही, उसके साथ साथ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट भी थी उसको भी इम्पोर्टेंट पावर्स मिली। डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल में हमने क्या देखा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको सिर्फ नॉर्मल जो भी कॉमर्स अफेयर्स या डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर्स थे उसके ऊपर उसका राइट हुआ। हाँ ठीक है, तुम इन सब चीज़ों में देख सकते हो, तुम इन सब चीज़ों को एडमिनिस्टर कर सकते हो, बट जो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल मैटर्स थे ना वो सारे के सारे हैंडल किसको करने को दे दिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो ये था डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल। फिर आप इसमें देखते हैं कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है उसमें इसको 3 मेंबर बॉडी कर दिया। पहले हमने क्या देखा दैट इट वाज अ 4 मेंबर बॉडी, बट नाउ इट वाज मेड अ 3 मेंबर बॉडी। ओके, then you see that Pitt's India Act 1784 provided for board of control that to direct, control and superintend company's territorial possession in East Indies। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एस्टैब्लिश करा गया। इस बोर्ड को क्यों एस्टैब्लिश करा गया, जिससे ये ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे चल रही है ईस्ट इंडियाज में उसको डायरेक्ट करा जाए, कंट्रोल करा जाए एंड सुपरिटेंड करा जाए। यही था हमारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसको भी समराइज कर लेते हैं हाथ के हाथ कि ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट द यंगर के नाम पर बनाया गया था। दिस एक्ट वाज मेड टू address the defects that were there in the Act of 1773. It established the dual system of control
डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल में ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आपकी कमर्शियल, कॉमर्स एंड डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन आई हाथ में, एंड जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनको बोला गया कि आपकी ज्यूरिसडिक्शन कहाँ होगी। ज्यूरिसडिक्शन मतलब आप किस चीज़ को कंट्रोल करेंगे, इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल मैटर्स को कंट्रोल करेंगे। फिर हम ये देखते हैं कि इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सेटअप करा गया। क्यों सेटअप करा गया? जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के मैटर्स को देख पाए, रनिंग को देख पाए, जो भी उनकी टेरिटोरियल पोजीशन थी ईस्ट इंडीज में उसके रिगार्डिंग। एंड देन लास्टली उसी दैट जो गवर्नर जनरल काउंसिल थी वो 3 मेंबर बॉडी में चेंज कर दी गई। ये वाला एक्ट भी हो गया। उसके बाद अब हम देखते हैं हमारा तीसरा एक्ट जो हमें आज डिस्कस करना है, दैट इज चार्टर एक्ट 1833। इस एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है। एंड इस एक्ट के दौरान जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो भी उसके कमर्शियल फंक्शंस थे, उनको बोला गया कि भाई अब तुम एक कमर्शियल बॉडी नहीं हो। ईस्ट इंडिया कंपनी was made a non-commercial body during this act, and Governor General of Bengal was made Governor General of British India. This is the most important point here. उस टाइम पर जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसे किसको ओहदा दिया? गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जो भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको बोला तुम पूरे ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल हो। एंड जब उसको गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया बनाया गया तो जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल थी उसको क्या क्या पावर्स दी गई? फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। ओके, देन जो भी गवर्नर जनरल था उस टाइम पर इंडिया का, एंड वो भी मतलब हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी वो हम नहीं देख रहे हैं। एंड जो गवर्नर जनरल एंड काउंसिल थी उनको एक्सक्लूसिव पावर दे दी गई लेजिस्लेटिव फंक्शंस के रिस्पेक्ट में एंटायर ब्रिटिश इंडिया के ऊपर। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट पॉइंट हम ये देखते हैं कि इस एक्ट में, दैट इज चार्टर एक्ट 1833, उसमें हमने देखा कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उसको गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया बना दिया गया। पर इसमें साथ के साथ हम ये देखते हैं कि जो बॉम्बे एंड मद्रास के गवर्नर थे उनसे उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स छीन ली गई, किसी को ज्यादा दे दी, किसी से छीन ली। फिर हम इसमें ये देखते हैं अगेन कि जो काउंसिल थी गवर्नर जनरल काउंसिल, उसको फिर से 4 मेंबर बॉडी बना दिया। बट इसमें इम्पोर्टेंट है ये नोट करना कि जो 4th मेंबर था ना उसको तभी कंसीडर करते थे जब कोई लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए कुछ डेलिब्रेशन होती थी या फिर कुछ तब काम होता था, लेजिस्लेटिव कोई काम होता था। एंड वो 4th मेंबर कौन था? लॉर्ड मकॉले। ये नाम आप नोट कर लो, लॉर्ड मकॉले वाज द 4th मेंबर ऑफ 4 मेंबर गवर्नर जनरल एंड काउंसिल अकॉर्डिंग टू द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 और सेंट हेलेना एक्ट ऑफ 1833। ये हमने पॉइंट्स डिस्कस कर लिया, अब इसको भी समराइज कर लेते हैं कि जो चार्टर एक्ट 1833 था उसको सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है। इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको एज अ कमर्शियल बॉडी देखना बंद कर दिया गया। उसके बाद जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको बोला कि नाउ यू आर गवर्नर जनरल ऑफ होल ब्रिटिश इंडिया। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो बॉम्बे एंड मद्रास के गवर्नर जनरल थे उनसे उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स छीन ली गई। उसके बाद हम ये देखते हैं अगला पॉइंट कि जो गवर्नर जनरल एंड काउंसिल थी, जो पूरे ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल एंड काउंसिल थी, उसको फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स दी गई। एंड दे आल्सो हैड एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स ओवर एंटायर ब्रिटिश इंडिया। एंड द काउंसिल वाज अगेन मेड अ 4 मेंबर बॉडी एंड 4th मेंबर वाज कंसीडर्ड मेनली फॉर लेजिस्लेटिव पर्पसेस एंड दैट 4th पर्सन वाज लॉर्ड मकॉले। ओके, आज के लिए जो हमारा लास्ट चार्टर एक्ट हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो इसमें खास ये है कि दिस वाज द लास्ट चार्टर एक्ट पास्ड फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी। आपको याद रखना कि दिस वाज द लास्ट चार्टर एक्ट पास्ड फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी।
इसके अंदर ये था कि इंडियन टेरिटरीज विल रिमेन अंडर गवर्नेंस ऑफ कंपनी अंटिल ब्रिटेन पार्लियामेंट डिसाइडेड अदरवाइज। तो आप ये समझ लो कि इस चार्टर एक्ट में यह आ गया कि जो इंडियन टेरिटरी है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर रहेगी, पर कब तक रहेगी? जब तक जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसको ये ठीक लगेगा। मतलब अब वो उसके रहमो करम पर थी उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कि भाई जब तक वो खुश रहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी से कि हाँ तुम इंडियन टेरिटरी के ऊपर अपनी सुपरविजन कर लो, अगर उसका मन बदला कि नहीं अब तुम नहीं करोगे तो वो नहीं कर पाएगी। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है अ सेपरेट गवर्नर वाज अपॉइंटेड फॉर बंगाल। जो पहला हमने चार्टर एक्ट पढ़ा था 1833 का, उसमें हमने देखा कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ होल ब्रिटिश इंडिया बना दिया। पर जो ये चार्टर एक्ट ऑफ 1853 है उसमें इसने क्या करा, उसने बंगाल के लिए सेपरेट गवर्नर जनरल बनाया और पूरी ब्रिटिश इंडिया के लिए अलग गवर्नर जनरल बनाया। एंड जो लॉर्ड डलहौजी है, इट इज इम्पोर्टेंट है, ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल टू अज्यूम इंडिपेंडेंट चार्ज। ओके, एंड आप ये देखते हैं कि इसी से कहीं ना कहीं इसी चार्टर एक्ट ऑफ 1853 से इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम की शुरुआत हुई, क्योंकि इसने गवर्नर जनरल एंड काउंसिल के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को सेपरेट कर दिया था। एंड इट डिप्राइव्ड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देयर राइट टू पेट्रनेज टू इंडियन अपॉइंटमेंट्स। सिविल सर्विसेज वाज मेड ओपन एंड फेयर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप सभी सिविल सर्विस एस्पिरेंट है तो ये तो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि इस एक्ट के दौरान जो भी सिविल सर्विसेज में अब अपॉइंटमेंट्स होगी उनको बोल दिया गया अब ये फेयर एंड ओपन कंपटीशन से होगी। अब किसी की कोई वो नहीं चलेगी कि मर्जी है कि इसको चूज कर लो उसको चूज कर लो। इट डिप्राइव्ड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। चलिए इसको भी समराइज कर लेते हैं। चार्टर एक्ट 1853, इट वाज द लास्ट चार्टर एक्ट दैट वाज पास्ड फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें सेपरेट गवर्नर जनरल वाज अपॉइंटेड फॉर बंगाल। एंड इसमें ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन टेरिटरी को कब तक कंट्रोल कर सकती है, जब तक ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उसको उस चीज़ की परमिशन दी गई। अगर वो परमिशन हटा लेगा तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन टेरिटरी को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। उसके बाद आप देखते हैं कि लॉर्ड डलहौजी वाज द फर्स्ट गवर्नर टू टेक द इंडिपेंडेंट चार्ज, जब अलग से बंगाल का गवर्नर बना दिया और ब्रिटिश इंडिया को अलग बोल दिया कि उसके लिए अलग गवर्नर जनरल है। तो तब से तो जो लॉर्ड डलहौजी थी ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल। ओके, फिर इसने पार्लियामेंट्री सिस्टम की शुरुआत करी। कैसे शुरुआत करी कि इसने गवर्नर जनरल एंड काउंसिल के लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को सेपरेट कर दिया। एंड दिस एक्ट वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट विद द व्यू ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जाम, क्योंकि इसने बोला कि अब जो भी रिक्रूटमेंट होगी वो ओपन एंड फेयर कंपटीशन के हिसाब से होगी। तो फ्रेंड्स यही थी आज की हमारी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और जो भी बोर्ड की फ़ोटो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। और टेलीग्राम चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। एंड डू सपोर्ट द चैनल। एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ क्वेरी और एनी काइंड ऑफ सजेशन तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।